हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और इसमें हम लोगों की जो क्लासें हैं वो हम लोग कर रहे हैं। बिजनेस स्टडी की जो क्लासें हैं वो हम लोगों की चल रही हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक हैं उनको कई टॉपिकों पर कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये हम लोगों की 6 नंबर की क्लास रहने वाली है। अभी तक हम लोगों ने क्लास जो है क्लास 5 तक हम लोगों ने कर ली है। अगर हम लोग क्लास 5 में करते हैं तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को साझेदारी क्या साझेदारी का अर्थ और साझेदारी के अर्थ बताया था मैंने आप लोगों को, और साझेदारी की विशेषताओं के बारे में मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि साझेदारी की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। थोड़े दिनों से आप लोगों की 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो साझेदारी का जो है साझेदारी की विशेषताएं जो भी पढ़ाएंगे आप लोगों को पहले से ही कहा है कि पूरा पढ़ाएंगे, फुल डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा कि आंसर की जो है टीआरए 3 की आंसर कीज जो है वो 9 से 10 क्लास की जो है आ गई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप लोग जरूर देखिए। साझेदारी के भेद जो है, साझेदारों के प्रकार, साझेदारी के भेद कितने होते हैं और साझेदारी के प्रकार कितने होते हैं, तो इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। कई एग्जामों में यहाँ पर केवीएस की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर हम लोग डीएसएसबी की बात करते हैं, डीएसएसबी की बात करते हैं, तो इन एग्जामों में आरपीएससी की बात करते हैं, आरपीएससी की, तो इन एग्जामों में पूछा गया है। तो इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप लोगों का यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है साझेदारी के भेद के बारे में। साझेदारी के क्या कौन से भेद होते हैं, तो साझेदारी के भेद के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि साझेदारी के भेद कौन कौन से होते हैं या प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि साझेदारी के प्रमुख जो भेद हैं वो निम्नलिखित हैं। प्रमुख जो भेद हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला नंबर का जो लिखा हुआ है ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी का मतलब होता है जो साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करे, तो उसे ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो यदि साझेदारी के समझौते में साझेदारी की जो अवधि है, मतलब टाइम पीरियड जो है, अवधि, ठीक है, अवधि अवधि अथवा उसके विघटन का या समापन के संबंध में कोई बात नहीं दी गई नहीं दी गई है, तो ऐसी साझेदारी को ऐच्छिक साझेदारी कहेंगे, क्योंकि साझेदारों की इच्छा से कभी भी साझेदारी का समापन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि साझेदारी में, यदि ऐसी साझेदारी में जिसमें साझेदारी में अवधि अथवा उसके विघटन या उसके समापन की बात ही नहीं कही गई है या बात ही नहीं लिखी है, तो ऐसी साझेदारी को हम लोग ऐच्छिक साझेदारी कहेंगे। ऐच्छिक साझेदारी क्योंकि ये साझेदारों की इच्छा से कभी भी साझेदारी का जो समापन किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग, इच्छा पर निर्भर है इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसे ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। दूसरा नंबर लिखा हुआ है विशिष्ट साझेदारी। अब विशिष्ट साझेदारी का मतलब लिखा हुआ है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम अगर पूछते हैं तो भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा है? 1932 की धारा 8 के अनुसार जब किसी विशिष्ट व्यवसाय अथवा विशेष कार्य के लिए साझेदारी का निर्माण किया जाता है तो उसे हम विशिष्ट साझेदारी कहते हैं। ऐसी साझेदारी तब तक जीवित रहती है जब तक कि पूर्व निश्चित कार्य या उद्देश्य पूरा ना हो जाता। ठीक है, मतलब कि जब तक वो पूरा कार्य नहीं हो जाता है। मान लो कि हम लोगों ने एक ये जो सड़क है इसको बनवाने के लिए, इसको बनाने के लिए, ये सड़क है, इसको बनाने के लिए हम लोगों ने, ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, इसको बनाने के लिए हम लोगों ने, दो लोग हैं या तीन लोग हैं, ए है, एक है बी और एक है सी, तीनों ने मिलकर कोई साझेदारी की है और ये कहा है कि ये जो सड़क है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों की साझेदारी चलेगी। अब जैसे ही ये सड़क बनकर तैयार होती है वैसे ही ये साझेदारी समाप्त
हो जाएगी, और जब तक ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब तक ये साझेदारी समापन में इसका साझेदारी का समापन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसे विशिष्ट साझेदारी कहते हैं, क्योंकि ये एक विशिष्ट कार्य के लिए हम लोग करते हैं, तो इसे विशिष्ट साझेदारी कहते हैं। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि नियत अवधि की साझेदारी। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो नियत अवधि की साझेदारी का मतलब क्या है कि यदि किसी साझेदारी का जो निर्माण एक नियत अवधि के लिए ही किया जाता है तो उसे नियत अवधि की साझेदारी या निश्चितकालीन साझेदारी कहेंगे। ऐसी दशा में जैसे ही नियत अवधि समाप्त होती है साझेदारी का अंत हो जाता है। जैसे मान लो कि हम लोगों ने जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे में हम लोग दे सकते हैं कि एक साझेदारी जो है एक साझेदारी एक साझेदारी एक साझेदारी का जो है आरंभ एक साझेदारी का आरंभ 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2021 को हुआ है। 1 अप्रैल 2021 को 5 वर्षों के लिए हुआ है। 5 वर्षों के लिए हुआ है, ठीक है। 1 अप्रैल नहीं, सॉरी, एक यहाँ पर 1 जनवरी 2021 को हुआ है और 5 वर्षों के लिए हुआ है। तो इसकी जैसे ही 5 वर्ष कौन कब होंगी, तो इसकी जो 5 वर्ष होंगी तो 21, 22, 23, 24 और 25, मतलब कि 31 दिसंबर 2025 को इसकी 5 वर्ष हो जाएंगी। और इसी मतलब कि यहीं पर जो है 5 वर्ष पूरे होते ही ये साझेदारी जो है इसका समापन हो जाएगा। तो इसे हम लोग नियत अवधि की साझेदारी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो है निश्चित काल है, एक निश्चित काल है, तो इसीलिए इसे निश्चितकालीन साझेदारी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अनिश्चितकालीन साझेदारी। अनिश्चितकालीन साझेदारी का मतलब है कि यदि साझेदारी के समझौते में अवधि या समय के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है और ना ही उसका निर्माण किसी कार्य या उद्देश्य विशेष के लिए हुआ है, तो इसे अनिश्चितकालीन साझेदारी हम लोग कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे? अनिश्चितकालीन साझेदारी कहेंगे। मतलब इन्होंने कहा है कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए भी ना हो साझेदारी, कोई विशिष्ट कार्य का उल्लेख भी ना हो और कोई समय का उल्लेख भी ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग अनिश्चितकालीन साझेदारी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना ही समय की बात की गई है, ना ही समय की बात की गई है और ना ही जो है किसी विशिष्ट कार्य की बात की गई है। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चितकालीन साझेदारी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं और इसमें लिखा हुआ है सामान्य साझेदारी। अब सामान्य साझेदारी का मतलब यहाँ पर क्या है? तो सामान्य साझेदारी के मतलब के बारे में जान लेते हैं कि जिन फर्मों का नियमन व नियंत्रण, मतलब कि जिन फर्मों का नियंत्रण और मतलब सॉरी नियमन व नियंत्रण भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम साधारण साझेदारी कहते हैं। प्रायः जो है साझेदारियां सामान्य या साधारण ही होती हैं। इनमें साझेदारों का जो दायित्व होता है वो कैसा होता है? याद रखिए कि इनमें साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। ठीक है, असीमित होता है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सीमित साझेदारी। तो जिस साझेदारी संस्था में कुछ साझेदारों का जो उत्तरदायित्व है उनके द्वारा दी गई पूंजी तक सीमित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीमित साझेदारी कहते हैं। भारत में जो है भारत में भारत में इस प्रकार की साझेदारी भारत में इस प्रकार की साझेदारी प्रायः कम प्रचलन में है, कम प्रचलन में है। मतलब भारत में इस प्रकार की साझेदारी जो है वो बहुत ही कम है, अगर है भी तो बहुत ही कम है। तो ये साझेदारी के जो प्रकार हैं वो मैंने आप लोगों को बताई है, अच्छी तरीके से आप लोगों को एक एक बात आप लोगों को बताई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने बताया है कि साझेदारी के जो प्रकार हैं आप लोगों को एक एक बात अच्छी तरीके से समझाई है। अगर आप लोगों को फिर भी अगर कोई दिक्कत है समझने में तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से और कोशिश करूंगा समझाने की आप लोगों को।
जिससे आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आए। पहली बात, इसमें कोई ज़्यादा कोई खास नियम नहीं है इसमें कि साझेदारी के प्रकार जो हम लोगों को ना समझ में आए, इस प्रकार से हम लोगों ने समझे हैं कि अच्छी तरीके से हम लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो बात करते हैं तो इस प्रकार की जो साझेदारी है कहाँ पर है, तो इस प्रकार की साझेदारी जो है ज़्यादातर अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में इस प्रकार की साझेदारी देखने को मिलती है, अमेरिका और इंग्लैंड में। अमेरिका और इंग्लैंड में इस प्रकार की जो साझेदारी है प्रायः देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये बात भी समझ में आती है। अब हम लोग बात करते हैं वैध साझेदारी क्या है। वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी, अगर वैध आप लोगों को समझ में आ जाता है तो अवैध भी बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा। लीगल पार्टनरशिप किसे कहते हैं? लीगल पार्टनरशिप किसे कहते हैं? और एक बात याद रखिए कि जो साझेदारी की परिभाषा मैंने बताई थी कि साझेदारी की परिभाषा किस में दी गई है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में जो है साझेदारी की परिभाषा दी गई है। अब वैध साझेदारी की बात करते हैं तो वैध साझेदारी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर फिर भी पूछा जाता है तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन सी धारा के अंतर्गत इसमें बातें आती हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। वैध साझेदारी का मतलब यहाँ पर क्या है? लीगल पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि वैध साझेदारी का, वैध साझेदारी से तात्पर्य उस साझेदारी से है जिसका जो निर्माण भारतीय अनुबंध अधिनियम तथा भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया हो। मतलब कि वैध साझेदारी जो है, वैध साझेदारी का निर्माण भारतीय अनुबंध अधिनियम और भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? वैध साझेदारी कहेंगे। अब भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधान कौन कौन से हैं और भारतीय साझेदारी अधिनियम के कौन कौन से प्रावधान हैं, उनको समझ लेते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धाराएं 10 व 23 इस संबंध में स्मरणीय हैं। धारा 10 के अनुसार साझेदारी के अनुबंध में भी वैध अनुबंध के सभी लक्षण होने चाहिए। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो भारतीय अनुबंध अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम में पहला प्रावधान है कि साझेदारी में, वैध साझेदारी में क्या हो? प्रस्ताव हो और उसकी स्वीकृति हो। पहले उसका प्रस्ताव हो और फिर उसकी स्वीकृति हो। दूसरा जो इनका प्रावधान है वो है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता हो। मतलब कि कोई पागल व्यक्ति से अगर आपने अनुबंध कर लिया है तो वो आप लोगों का वैध नहीं माना जाएगा। मतलब जो है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता हो। तीसरा जो इनका प्रावधान है वो है न्यायोचित प्रतिफल हो। मतलब कि जो बटेगा, या मतलब कि जो आप लोगों को मिलेगा कंसिडरेशन के रूप में, वो न्यायोचित हो और वैध उद्देश्य हो। आपका उद्देश्य कैसा हो? वैध हो। ये नहीं है कि आप कोई अवैध उद्देश्य के लिए आपने साझेदारी का निर्माण किया है तो उसे हम वैध साझेदारी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट प्रावधान जो है कि साझेदारी अनुबंध जो है वो लिखित एवं रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये किसमें प्रावधान है? तो ये याद रखिए कि एक वैध साझेदारी होने के लिए, वैध साझेदारी होने के लिए हमें दो जगह के प्रावधानों को मानना होगा। एक है भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधान, भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधान। और याद रखिए कि ये वाला जो प्रावधान है अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधान हम लोगों को करने हैं फॉलो। और एक और करने हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम। भारतीय भारतीय साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों को भी हम लोगों को इसमें शामिल करना है। ठीक है, तो ये जो है इनमें अगर होते हैं, लेकिन इनमें से ये चार जो हैं इनमें से अगर एक नहीं पूरा होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये लास्ट बात जो लिखी हुई है, यद्यपि लिखित एवं रजिस्टर होने का अंतिम जो शर्त है वो अनिवार्य नहीं है। देखो मैंने कहा था ये अनिवार्य नहीं है, ये वाली शर्त अगर हम लोग बात करते हैं इसकी तो ये आप लोगों की अनिवार्य नहीं है। अगर ये भी नहीं होती है तब भी आप लोगों की जो साझेदारी है
वो वैध मानी जाएगी, किंतु अनेकों लाभों के कारण यह जो है आवश्यक है। अगर अनेकों लाभ होते हैं तो आप लोगों के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि विवाद में आप लोगों को अगर जब विवाद होगा तो ये बहुत काम आने वाला है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के अनुसार कोई भी साझेदारी जिसका प्रतिफल एवं उद्देश्य न्यायोचित नहीं है तो उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम व्यर्थ समझी जाएगी एवं परिणामता वो अवैध होगी। क्या होगी? वो अवैध होगी। मतलब कि प्रतिफल जो है वो न्यायोचित अगर नहीं होगा तो उसे हम व्यर्थ समझी जाएगी, साझेदारी जो है व्यर्थ समझी जाएगी, और जो परिणाम होगा, जो परिणामता होगा वो इसका अवैध होगा। ठीक है, तो ये फुल डिटेल थी आप लोगों को अवैध साझेदारी, सॉरी, वैध साझेदारी पढ़ने की फुल डिटेल है ये। अगर हम लोग बात करते हैं कि अवैध साझेदारी का मतलब क्या है, तो अवैध साझेदारी आप लोगों को समझ में आएगी आराम से। अवैध साझेदारी का मतलब है कि जो साझेदारी वैध ना हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अवैध साझेदारी कहेंगे। जो साझेदारी वैध ना हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अवैध साझेदारी कहते हैं। तो अगर हम लोगों को वैध साझेदारी समझ में आता है तो हम लोगों को जो मतलब इसमें से जो है नहीं फॉलो होते हैं कोई भी चीज़, तो हम लोगों को वो, एक सेकंड, हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा है, इसको हम लोगों ने रह गया है हम लोगों का भारतीय, जो हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने भारतीय अनुबंध अधिनियम तो पढ़ लिया है, लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम को और पढ़ लेते हैं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो न्यूनतम कितनी हो, न्यूनतम कितनी हो, दो हो, दो होनी चाहिए। साझेदारी संगठन में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए, 20, जबकि बैंकिंग व्यवसाय में 10 हो। इस प्रावधान का उल्लेख की दशा में साझेदारी का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। अगर हम लोग ये प्रावधान का उल्लेख नहीं करते हैं तो उसमें साझेदारी का स्वरूप ही इसमें नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसकी अधिकतम संख्या पर कई बार विवाद है, तो वो भी मैं आप लोगों को एमसीक्यू में बता दूंगा, जहां पर कम्युनिटी पोस्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसकी संख्या 50 कर दी है या फिर इसकी संख्या जो है 20 ही है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन ज़्यादातर तो इसमें 20 ही है। ठीक है, वो मैं देख लूंगा, आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इसमें कोई अगर चेंजमेंट हुआ होगा, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स करिए और कमेंट में बताइए कि कितनी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और साझेदारों के प्रकार की बात करते हैं। साझेदारों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? साझेदारी के प्रकार तो हम लोगों को समझ में आते हैं कि साझेदारी के प्रकार जो होते हैं वो हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। तो हम लोग इसमें अगर बात करते हैं साझेदारों के प्रकार की, तो साझेदारों के प्रकारों को इन्होंने कहा है कि गुणों के आधार पर, योग्यताओं के आधार पर और सरलता से हम लोग इनमें भेद किया जा सकता है। तो उनको हम लोग देखते हैं कि दायित्व के आधार पर, पहले कहा है कि दायित्व के आधार पर, और दायित्व के आधार पर दायित्व कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होते हैं असीमित दायित्व, असीमित दायित्व, और एक होते हैं सीमित। ठीक है, तो पहला नंबर ही इसमें लिखा हुआ है कि असीमित अथवा सामान्य साझेदार। तो इसे सामान्य साझेदार क्यों कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है साझेदारी में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। तो इसीलिए इसे ज्यादातर की वजह से इसे सामान्य साझेदार कहते हैं, क्योंकि इसके दूसरे नाम जरूर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि साधारणता फर्म के सभी जो हैं साझेदारों का उत्तरदायित्व असीमित होता है, अर्थात वे फर्म के ऋणों के लिए सामूहिक रूप में तथा व्यक्तिगत रूप में दोनों प्रकार से उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए ऐसे साझेदार जिनका उत्तरदायित्व असीमित अथवा अर्थात सामूहिक एवं व्यक्तिगत होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, असीमित साझेदार कहलाते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम में प्रायः सभी साझेदार इसी प्रकार के होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, सामान्य साझेदार भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, सामान्य साझेदार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि विशेषताओं में बताया है। अभी मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी, ठीक है, जब प्रकार बताए थे आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सीमित या फिर विशिष्ट साझेदार।
तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि वह साझेदार जिसका दायित्व उसके द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी तक सीमित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, सीमित साझेदार कहलाता है। सीमित साझेदार फर्म के ऋणों के लिए केवल सामूहिक रूप में उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के साझेदार जो हैं उनका प्रचलन भारत में नहीं है। ये मैंने बात अभी आप लोगों को जब सीमित साझेदारी पढ़ाई थी तब मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, अब बात आती है व्यवसाय में भाग लेने के आधार पर। तो एक होते हैं सक्रिय या क्रियाशील साझेदार और एक होते हैं निष्क्रिय साझेदार। अब सक्रिय या क्रियाशील साझेदारों को क्या कहते हैं? वह साझेदार, ये किसके आधार पर है? तो ये व्यवसाय में भाग लेने के आधार पर। तो व्यवसाय में भाग लेने के आधार पर साझेदार कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे कि व्यवसाय में भाग लेने के आधार पर साझेदार दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सक्रिय साझेदार और एक होते हैं निष्क्रिय साझेदार। तो सक्रिय साझेदार को समझ लेते हैं कि वह साझेदार जिसे साझेदारी फर्म के व्यवसाय परिचालन, प्रबंध, नियंत्रण आदि में पूर्ण रूप से भाग लेने का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रियाशील साझेदार कहलाता है। क्रियाशील साझेदार जो है फर्म के समस्त कार्यों के लिए अन्य साझेदारों का एजेंट या प्रतिनिधि होता है, ये बात याद रखनी है, जिससे फर्म के उसकी कार्यकलापों में अवंद रहती है। इन्हें सामान्य साझेदार अथवा सक्रिय साझेदार भी कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें भी हम लोग सामान्य साझेदार कह देते हैं। ठीक है, और इन्हें भी हम लोग सामान्य साझेदार कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं निष्क्रिय साझेदार की। तो वे साझेदार जो व्यवसाय के संचालन में, प्रबंध में और नियंत्रण में भाग नहीं लेते हैं, किंतु वे केवल साझेदारी में, व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाते हैं, उन्हें और लाभ हानि के भागी होते हैं। तो इस प्रकार के साझेदार व्यवसाय संचालन में सक्रिय भाग नहीं लेते हैं। इसीलिए इनकी स्थिति जो है व्यवसाय संबंधी मामलों में शांत या सोए हुए व्यक्तियों के समान होती है। इस कारण इन्हें शांत, सुप्त या फिर प्रसुप्त साझेदार भी कहते हैं, क्योंकि इसके नाम पूछे गए हैं। इन्हें शांत साझेदार भी कहते हैं, शांत साझेदार, शांत साझेदार या फिर सुप्त साझेदार। ठीक है, सुस्त साझेदार और एक है हम लोगों के प्रसुप्त साझेदार। प्रसुप्त साझेदार, और इन्हीं को ये देखो, इनके जो प्रकार हैं ये निष्क्रिय के प्रकार हैं, इसीलिए इनके नाम जरूर याद रखने हैं, क्योंकि नामों से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अवयस्क साझेदार भी होता है, इसको भी बताएंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, एक लिखा हुआ है केवल लाभ में साझेदार। ठीक है, तो केवल लाभ में साझेदार कौन होता है? तो वह साझेदार जो साझेदारी में प्रवेश करते समय अन्य साझेदारों से यह समझौता कर लेता है कि वह केवल लाभ में ही भागीदार होगा, हानि में नहीं। ऐसा साझेदार फर्म में अपने हिस्से की पूंजी अवश्य लगाता है, परंतु व्यवसाय के संचालन एवं प्रबंध में भाग लेने का जो है अधिकारी नहीं होता है। तो इसे हम केवल लाभ में ही साझेदार कहेंगे, क्योंकि हानि में इसे नहीं हो, ये नहीं हो सकता है, या हानि में इसने मना कर दिया है कि हम हानि में नहीं साझेदार होंगे, लेकिन लाभ में साझेदार होंगे। तो इस प्रकार के साझेदार जो हैं वो व्यवसाय के संचालन में और भाग जो प्रबंध में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि उप साझेदार किसे कहते हैं? उप साझेदार लिखा हुआ है कि जब किसी फर्म का साझेदार साझेदारी व्यवसाय से प्राप्त लाभ में से कुछ हिस्सा किसी नए व्यक्ति को देने का समझौता कर लेता है, तो नया व्यक्ति उप साझेदार अथवा अनु साझेदार या साझी कल्प साझेदार कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति वैधानिक दृष्टि से फर्म में साझेदार नहीं हो सकते हैं। मतलब इसके अन्य नाम भी अगर हम लोग बात करते हैं तो उप साझेदार के अन्य नाम याद रखिए कि उप साझेदार के अन्य नाम क्या हैं। उप साझेदार को हम लोग कहते हैं अनु साझेदार। क्या कह देते हैं? अनु साझेदार भी कह देते हैं। साझी कल्प साझेदार, साझी कल्प साझेदार। ठीक है,
ठीक है, तो इसको भी, ये नाम भी आप लोगों को याद रखनी है। उप साझेदार का मतलब है कि यहाँ पर जैसे ए है, बी है, ये दोनों लोग साझेदार हैं। अब इन दोनों लोगों ने जो है व्यवसाय में लाभ को कमाया है, इन्होंने 2000 लिया है और इन्होंने 2000 लिया है। अब ए ने जो है अपने लाभ में से कुछ हिस्सा जो है किसी नए व्यक्ति को दिया है, उसका नाम मान लीजिए, उसका नाम है सुरेश, और सुरेश को अपने लाभ में से हिस्सा दिया है, तो ये एक तरीके से उप साझेदार होगा। ये क्या होगा? तो ये एक उप साझेदार होगा, क्योंकि ए ने अपना हिस्सा दिया है, हो सकता है बी भी दे सकता है, लेकिन ये डिपेंडेंसी करता है एक व्यक्ति पर। एक व्यक्ति ने दिया हो तो इसे उप साझेदार कहेंगे, क्योंकि ए ने इसको जोड़ा है, तो ए के द्वारा जो हिस्सा दिया जाता है, इसीलिए इसे साझेदार तो नहीं कह सकते, लेकिन ये साझेदार नहीं होता है, लेकिन इन्हें उप साझेदार कहते हैं, सब पार्टनर कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, और नेक्स्ट लिखा हुआ है नाम मात्र साझेदार। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि वह साझेदार जो फर्म में ना तो पूंजी लगाता है, ना फर्म के कार्यों में हिस्सा बटाता है, बल्कि अपने नाम व साख का उपयोग फर्म को करने देता है। यद्यपि वह फर्म के लाभों में हिस्सा पाने का अधिकारी नहीं होता है, परंतु फिर भी यहाँ परंतु फिर भी यहाँ अन्य क्रियाशील साझेदारों की भांति फर्म के समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसीलिए इसे नाम मात्र साझेदार कहते हैं। और नेक्स्ट लिखा हुआ है, और नेक्स्ट नंबर में बात करते हैं साझेदारी के नेक्स्ट प्रकार की बात करते हैं, तो ये जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं अवयस्क साझेदार। अवयस्क साझेदार का मतलब है कि साधारणतः कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु जो है वो 18 वर्ष से कम हो तथा कोर्ट ऑफ 22 अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित व्यक्ति होने पर 21 वर्ष से कम हो, तो वह अवयस्क या नाबालिग कहलाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अवयस्क साझेदार कहते हैं। और नेक्स्ट लिखा हुआ है, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि प्रदर्शन द्वारा साझेदार। अब प्रदर्शन द्वारा साझेदार की अगर हम लोग बात करते हैं, तो लिखा हुआ है कि प्रदर्शन द्वारा साझेदार अथवा गत्या विरोध द्वारा साझेदार। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 28 के अनुसार जब कोई व्यक्ति लिखित अथवा मौखिक वर्णन द्वारा या अपने आचरण या व्यवहार से अपने आप को किसी फर्म का साझेदार प्रदर्शित करता है, अथवा जानबूझकर लोगों द्वारा अपने आप को फर्म का साझेदार कहने देता है, जबकि वह वास्तव में फर्म का विधिवत साझेदार नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहलाता है। इसे हम लोग गत्या विरोध साझेदार भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम लोगों ने माना है कि जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ए है और एक बी है और एक सी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोगों ने बात की है तो पहले ये पार्टनर थे, तीनों लोग पार्टनर थे, ये साझेदारी जो है बहुत अच्छी साझेदारी थी। अब इसमें से जो है ए जो है निकल गए यहाँ से निकल गए, लेकिन कुछ लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारी साझेदारी तो बहुत अच्छी चल रही है, उस साझेदारी का नाम तो है, ठीक है, तो उसमें तुम अभी भी पार्टनर हो गए। तो इसने ये नहीं कहा है कि नहीं नहीं अब हम इसमें साझेदार नहीं है, लेकिन तो जब इसने ये बात नहीं कही है कि नहीं नहीं अब हम इसमें साझेदार नहीं है, लेकिन उसने कहा है, उसने कुछ नहीं बोला, ऐसे मान लो ए ने कुछ नहीं बोला कि हम हैं या नहीं है, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमने मतलब ये दूसरों को ये बताया है कि हम देखो इसमें पार्टनर हैं, तो लोग क्या समझेंगे कि ए जो है उसका पार्टनर है अभी भी। तो इसे हम कहेंगे गत्या विरोध द्वारा साझेदार। जैसे मान लो कि जब कोई चीज़ हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास नहीं होती है और हम दूसरे को ये महसूस कराते हैं कि वो चीज़ हमारे पास है, तो इसी को तो कहते हैं प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करना कि कोई चीज़ है नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास वो चीज़ है, तो इसे कहते हैं प्रदर्शन करना या प्रदर्शन द्वारा साझेदार। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आगे जो है साझेदारी संलेख है, लेकिन साझेदारी संलेख तो है लेकिन फुल डिटेल में नहीं है, तो अगली क्लास में मैं आप लोगों को साझेदारी संलेख पूरा लेकर आऊंगा कि साझेदारी संलेख अगर नहीं बनाते हैं तब क्या नियम है, क्योंकि वो नियम कई बार पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। साझेदारी से अगर पूछा जाता है, साझेदारी संलेख से, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने साझेदारी के प्रकार इन पर बात की हुई है, ठीक है। तो अगली क्लास में आप लोगों के लिए और भी जो इसकी क्लासें हैं, मतलब कि साझेदारी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।